नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विवादों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो विद्यार्थी जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को समझने के लिए। विवादों का निपटारा, युद्ध तथा तटस्थता, इसके अंतर्गत हम विवादों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विवाद क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। देखिए, विवाद को कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिभाषित नहीं किया गया है। और अगर हम शाब्दिक रूप में इसका अर्थ देखें तो दो पक्षकारों के बीच विधि या तथ्य के प्रश्न पर असहमति या हितों का संघर्ष है। असहमति एवं हितों का संघर्ष, विवाद में ये दो बातें सामने आती है। तो इस तरह विवाद तथ्य विवाद भी हो सकता है और विधिता विवाद हो सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि में विवाद को दो भागों में बांटा गया है, विधिक विवाद एवं राजनीतिक विवाद। ओपेनहाइम के अनुसार विधिक विवाद वे है जिनमें विवाद के पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्य आधारों पर अपने दावों या तर्कों को आधारित करते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो विधि की उपलब्धता है उसके आधार पर अपने विवादों को निपटाते हैं, ये विधिक विवाद होता है। और अन्य सभी जो प्रकार के जो भी विवाद होते हैं वो राजनीतिक विवाद होते हैं। राजनीतिक विवाद को भी हम परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन साधारण तौर पर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जहाँ पर भी राज्यों को आशंका है कि इस विवाद का हल अगर हम विधिक तरीके से करेंगे तो हम ये हमारे विरुद्ध हो सकता है, इसी को हम राजनीतिक विवाद कहते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर जो मसला है वो एक राजनीतिक विवाद है, वो विधिक विवाद नहीं है। इस समय आप आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध की स्थिति देख रहे हो वो विधिक विवाद की निस्तारण न होने से उपजी है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जिस ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जैसे यूएन और अन्य देशों ने उसको अजरबैजान का माना, लेकिन उस इलाके में आर्मेनियाई मूल के जो लोग होते हैं वो बहुतायत रहते हैं। तो इस तरह ये विधिक विवाद था। आर्मेनिया को मान्यता थी उस जगह पर, लेकिन फिर भी इसका हल नहीं हो सका। हम अंत में पढ़ेंगे युद्ध को, जब विवादों के जो शांतिपूर्ण निपटारे होते हैं और जो बाध्यकारी निपटारे होते हैं, उस हर निपटारा अगर विफल हो जाए तो उसके पश्चात पक्षकार युद्ध का ही सहारा लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो विधिक विवाद होते हैं उनकी ही निपटाने की प्रक्रिया दे रखी है। हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का जब अध्ययन करते हैं तो उसके अनुच्छेद 2 में अनिवार्य अधिकारिता के संबंध में विधिक विवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन राजनीतिक विवाद का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है। राजनीतिक विवाद, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजनीतिक विवाद में अगर पक्षकार किसी विधिक विवाद में उनको ऐसा लगे कि इसका फैसला हमारे अगेंस्ट जा सकता है तो उसका वो विधिक तरीक़ों से उस पर विचार नहीं करते हैं। ऐसा ही विवाद राजनीतिक विवाद कहलाता है। एक बार विवाद की परिभाषा को हम वापस अध्ययन करते हैं। दो पक्षकारों के बीच विधि या तथ्य के प्रश्न पर असहमति या हितों का संघर्ष, ये विवाद कहलाता है। तो विवाद के जो दो तरीके हैं, विधिक विवाद एवं राजनीतिक विवाद। हम आगे जो विवादों का निपटारा देखेंगे उसमें हम केवल और केवल विधिक विवाद जो होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स, उनका निस्तारण कैसे किया जाता है, हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के दो माध्यम हैं, एक न्यायिक निपटारा और गैर न्यायिक निपटारा, और दूसरा न्यायिक निपटारा। तो सबसे पहले जो गैर न्यायिक निपटारा है, इसमें पक्षकार न्यायालय की शरण में जाने से पहले बाहर अपने लेवल पर मुद्दों को निपटाने की कोशिश करते हैं, वो गैर न्यायिक निपटारा होता है। जो सबसे पहले है वार्ता। तो वार्ता में क्या होता है कि विवादी राज्य अपने विवादों को स्वयं विचार विमर्श द्वारा या अपने मतभेदों में सामंजस्य बैठाकर निपटाते हैं।
इसी प्रक्रिया को वार्ता कहा जाता है। अभी आप देख रहे हैं जो भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके मध्य कई स्तर की वार्ताएं हो रही है। तो वार्ता में पहले पक्षकार आपस में खुद ही उस विवाद को निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वार्ता हर एक जो मामले होते हैं उनमें ये सक्सेसफुल नहीं हो रहती है। वार्ता केवल बराबरी के जहाँ पर पक्षकार है वहाँ पर ही सफल होने की ज़्यादा चांसेस है। और अगर वार्ता में अगर एक बड़ा पक्षकार हुआ, अर्थात एक शक्तिशाली देश हुआ और दूसरा देश कमज़ोर हुआ, तो वहाँ पर हम कह नहीं सकते कि ये वार्ता के द्वारा ये मुद्दा निपट जाएगा। दूसरा है सहप्रयत्न एवं मध्यस्थता। सहप्रयत्न एवं मध्यस्थता में जब पक्षकार वार्ता द्वारा अपने विवाद को निपटाने के लिए इच्छुक न हो, और यहाँ जब वे वार्ता करते हैं और अपने विवाद को निपटाने में असफल हो जाते हैं, तब वे विवाद को हल करने में तीसरे पक्षकार की सहायता लेते हैं। तो जो सहप्रयत्न में क्या होता है कि तीसरा पक्षकार उनकी मीटिंग को अरेंज करता है, लेकिन वो स्वयं भाग नहीं लेता। वो केवल एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है कि आप लोग आइए, आपस में बैठकर अपने जो भी मुद्दे हैं उनको आप सुलझाने की कोशिश कीजिए। और जो मध्यस्थता होती है उसमें जो तीसरा पक्षकार होता है वो विवादी राज्यों के साथ विचार विमर्श में भाग लेता है और अपने विवाद को हल करने की सलाह भी देता है। इस प्रक्रिया को मध्यस्थता कहा जाता है। इसका उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन की मध्यस्थता। इसका उदाहरण है, जिसके फलस्वरूप 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते को हमारे जो ताशकंद समझौते में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री है, उनकी भी वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी। इसके लिए ताशकंद समझौता ज़्यादा चर्चित है। और सहप्रयत्न में केवल और केवल जो तीसरा पक्षकार होता है वो उनकी बैठक है उसका आयोजन करता है, लेकिन वो किसी भी तरह उनके साथ विचार विमर्श में भाग नहीं लेता। यही इनके बीच में मुख्यतः अंतर है। सुलह, जब विवाद को किसी आयोग को सौंप दिया जाता है जिसमें वो तथ्यों को प्राप्त करने के बाद निपटारे के लिए सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करे, तब उस प्रक्रिया को सुलह कहा जाता है। तो इस प्रकार सुलह विवादों के निपटारे की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवाद के निपटारे के लिए आयोग अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव पेश करता है, जिसके आधार पर विवादी पक्षकार अपने विवादों को हल कर सके। जांच, जब विवाद के तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष अन्वेषकों के आयोग की नियुक्ति की जाती है, तब ये प्रक्रिया जांच कहलाती है। आयोग का कार्य केवल और केवल तथ्यों को सुनिश्चित करने के तक ही सीमित रहता है, जबकि जो जांच होती है उसको वो न्यायिक दृष्टिकोण से की जाती है। उसमें विधि के प्रश्न या विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्नों को भी समाविष्ट किया जाता है। तो ये जो जांच होती है इसमें वो जांच आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य अपने विवादों के मध्य जो विवाद के तथ्य हैं उनको खोजने में वो उसकी सहायता लेते हैं और उसी के अनुरूप वो अपने विवादों को निपटाते हैं। जो अंतिम जो बिंदु है वो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विवादों का निपटारा। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के लिए उत्पन्न हुई है और संयुक्त राष्ट्र शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा पक्षकारों के मध्य विवादों को निपटाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो दो प्रमुख अंग महासभा एवं सुरक्षा परिषद, तो ये महासभा एवं सुरक्षा परिषद विवादों को निपटाने की कोशिश करती है। जो महासभा है उसको किसी विशेष तरीके से विवादों के निपटारे के लिए सशक्त नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये विवादी पक्षकारों को सिफारिश कर सकती है कि आप सामान्य कल्याण के लिए एवं यहाँ राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंध को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए आप अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने विवादों को हल कीजिए। इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त है विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए। अगर कोई पक्षकार फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों को न निपटाए
और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को जहाँ कहीं भी खतरा प्रतीत होता है वहाँ पर जो सुरक्षा परिषद है वो अपनी कार्यवाही कर सकती है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 6 में जो सुरक्षा परिषद द्वारा शांतिपूर्ण ढंग के विवादों के निपटारे के विभिन्न तरीके उपबंधित है। और जो दूसरा तरीका है वो न्यायिक निपटारा है, जुडिशियल सेटलमेंट। इसके लिए हम अगले वीडियो में इसके लिए अलग से हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।